और हमने ये देखा था कि प्रोसेस को के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो नॉर्मल लॉस को कोई भी खर्चा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सिस्टम हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग normal loss units is charged to inventory। तो हमने जितना भी मटेरियल इनपुट किया और जितनी भी कन्वर्जन कॉस्ट इनकर की टू प्रोसेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, उनको हम अपना नुकसान नहीं मानते, बल्कि उनका खर्चा हम एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट फिनिश गुड्स को चार्ज कर देते हैं। दूसरा हमने केस पढ़ा था abnormal loss। Abnormal loss is loss or wastage beyond expectation। तो अगर जरूरत से ज्यादा कोई यूनिट्स हमारे जाया हो गए तो उनको हम एबनॉर्मल लॉस कहेंगे। और इन पे जो हम खर्चा करते हैं ठीक है, एबनॉर्मल लॉस पे जितना भी हम खर्चा करेंगे उसको लॉस ही माना जाएगा। एक बात हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि जो नॉर्मल लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड हो सकता है, ये कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता। तो आपने जितना भी लॉस एक्सपेक्ट किया था या अलाउ किया था, नॉर्मल लॉस उतना ही रहेगा। अगर एक्चुअल लॉस ज्यादा हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस बन जाएगा, अगर एक्चुअल लॉस कम हो गया तो वो एबनॉर्मल गेन बन जाएगा, लेकिन नॉर्मल लॉस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अच्छा, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गेन की तरफ। What is abnormal gain? How do we calculate or how do we assume that there has been an abnormal gain? जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट is more than expected output, so you can say when the actual loss is lesser than normal loss। तो वी आर ऑफ व्यू कि नॉर्मल लॉस के ऊपर जितना भी हमने रिसोर्स वेस्ट किया है that was pretty expected and we were ready to pay for it। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल से ज्यादा लॉस हो जाता है तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस है वो कभी भी गुड आउटपुट को चार्ज नहीं किया जाएगा, वो कस्टमर को पास नहीं किया जाएगा। द कंपनी हैज टू बेयर द लॉस। सिमिलरली अगर कंपनी की एफिशिएंसी की वजह से हमने नुकसान बचा लिया है, जितना होना चाहिए था उसे कम किया है, तो हम फायदा भी फिनिश्ड आउटपुट को नहीं देंगे।
Say for instance, हमारी कंपनी एन है जो कि प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एस, और उसके लिए हम प्रोसेस चलाते हैं रिफाइनरी। Say for instance, during month September 2020, so assuming कि हमने एक प्रोसेस में 64,000 लीटर्स इनपुट किए हैं, जितना भी हम इनपुट करते हैं उसका 2.5% नॉर्मली जाया हो जाता है। इस महीने हमने जो खर्चा किया है उसमें कन्वर्जन कॉस्ट 18,640,000 है। Okay, so we can observe this कि हमने मंथ ऑफ सितंबर में 64,000 लीटर्स ऑफ मटेरियल बी इनपुट किए हैं एट कॉस्ट ऑफ 240 रुपीज पर लीटर। माना ये जाता है या अलाउ ये किया गया है कि 2.5% ऑफ इनपुट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। तो आप बताएं कि हमारा एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट कितना होगा। How much would be our expected good output?
Ritesh, what is this 4,800 liters? इनपुट हमने कितना किया प्रोसेस में? 64,000 liters. And how much loss are we expecting from the process? Normal loss is 2.5%. What would be amount of value of 64,000? 2.5%. 1,600, right? तो हमने प्रोसेस में इनपुट किए हैं 64,000 liters, and we are expecting that 1,600 liters of this will be wasted. Okay, so 62,400 is expected good output. अब हम उसको कंपेयर करते हैं आउटपुट से. तो फिनिश गुड्स हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं? 62,800. तो जहां हम प्रोसेस से एक्सपेक्ट कर रहे थे 62,400 liters, we have been able to produce 62,800 liters. There's a difference of 400 liters. How would you name this 400 liter? As an expected, as an abnormal loss or abnormal gain? हमने जो actual volume produce किया है, that is 62,800. That is more than what were you expecting? Correct. This is abnormal gain. Okay, Manahil, you can see this. हमने इनपुट दिया था 64,000 लीटर्स का और एक्चुअल आउटपुट आया है 62,800 लीटर्स का. तो यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल लॉस वी हैव सफर्ड. एक्चुअल लॉस हमें कितना हुआ है? Got this, Manahil? So हमने एक प्रोसेस में इनपुट किए थे 64,000 liters and we have been able to produce output of 62,400 liters. The actual loss we have suffered is 1,200 liters against the loss we were expecting was 1,600 liters. Fair, not an issue. तो हम ये समझ रहे थे कि हमारा नुकसान हो जाएगा 1,600 लीटर्स का, लेकिन हमारा लॉस हो गया 1,200 लीटर्स का, तो 400 लीटर्स हमने सेव कर लिया. Now let's calculate the process cost. एक हमने प्रोसेस में खर्चा किया है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल,
plus conversion cost. Yes, done answer. Okay. हमने प्रोसेस में इनपुट किए हैं 64,000 लीटर्स एंड कॉस्ट पर लीटर इज 240. तो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? We have input 64,000 liters at 240 each. How much is this costing? $15,360,000. ठीक है, 15,360,000. Then there is a conversion cost of 18,640,000. So during this month of September, हमने पूरे प्रोसेस पे खर्चा कितना किया है? $34 million. ठीक है. $34 million. हमने इस प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 1 लीटर कैलकुलेट करनी है. तो हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? Process cost, that is 34 million in this case, माइनस क्या करते हैं? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. Normal loss of process was 1600 liters. And we expect each wasted liter to be sold out for 312 rupees, 12.5 rupees. तो हम इस 1600 यूनिट्स को 312 रुपए 50 पैसे के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. Unsa, is this value 212,000? Sure. 1600 multiplied by 312.5. I believe this is 500,000. This is giving a value of 500,000. Okay. Divided by हम इसको करेंगे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से. एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट है 62,400. हम कभी भी इसको एक्चुअल गुड आउटपुट पे नहीं रखेंगे, हम हमेशा इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से. So how much is cost per liter? $536.86.
पर लीटर, ठीक हो गया। अब हम इसको आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें एक तो वैल्यू निकालनी है finished goods की. We have been able to produce how many number of units? 62,000. लीटर्स। तो हमारे पास जो यूनिट्स अनसोल्ड है या जिनको हम बेच सकते हैं वो है 62,800. Yes, Manahil, that 312.5 is given in the question. So what would be value of finished goods? Is it 33 million? 700 14,808. ठीक है। दूसरा हमें वैल्यू क्वांटिफाई करनी है एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन कितने लीटर्स का हुआ है? 400 लीटर्स। तो मौजूदाना तौर पर हमने इस प्रोसेस में से 400 यूनिट्स ज्यादा जिंदा निकाल लिया, जो अगर जाया हो जाते तो कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमने जहन बनाया हुआ था कि ये जाया ही होंगे। लेकिन हमारे प्रोसेस का एक यूनिट 536.86 का है, जबकि वी हैव बीन एबल टू सेव 400 लीटर्स, जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके मुझे बताई है 214,744। ये हमारा गेन है जो कि प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर हम प्रोसेस अकाउंट बनाएं तो यहां पे हमने रखा डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल हमने प्रोसेस में कितने लीटर्स का ऐड किया है? 64,000 का, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 15,360,000। दूसरा हमने इंकर की है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट से कभी भी वॉल्यूम में इजाफा नहीं होता, और इस पे हमने खर्चा किया है 18,640,000। तीसरा डेबिट पे आएगा एबनॉर्मल गेन, बिकॉज मौजूदाना तौर पे हमने ज्यादा यूनिट्स बना लिए थे।
कितने यूनिट्स? 400 यूनिट्स, जिनकी वैल्यू है 214,744 क्रेडिट साइड पे। एक आ गया नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं? एक्सपेक्टेड 1600, जिसको हम कॉस्ट तो कोई नहीं देते, लेकिन इसकी स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 लाख की। उसके अलावा फिनिश गुड्स हैं, हमने यूनिट्स कितने बना लिए हैं? 62,800, जिसकी वैल्यू है 33,740,000 14,808। एबनॉर्मल लॉस ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस और गेन में से कोई एक चीज हो सकती है। तो क्वांटिटी का टोटल कितना बना? 64,400। क्वांटिटी का क्रेडिट कितना बन रहा है? Is it 64,400? Fair. Cost का टोटल ऑन डेबिट 34 million, 214,000, 744. Fair. Credit okay, how much is credit? 34 million, 214,000, 808. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक हो गया। अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के फर्दर स्टेप की तरफ चल रहे हैं। ओके अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग कि वी आर टाइम फोकस्ड है। हम ये देख रहे थे कि ड्यूरिंग मंथ ऑफ सितंबर हमने कितना खर्चा किया, ड्यूरिंग मंथ ऑफ सितंबर हमने कितना इनपुट किया, ड्यूरिंग मंथ ऑफ सितंबर हम कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, ड्यूरिंग मंथ ऑफ सितंबर हमने एक्चुअल लॉस कितना किया, हमने कितना एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस किया। ये सारी चीजें हम टाइम फोकस रख रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन सितंबर, तो हम सितंबर के कॉस्ट पर यूनिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ आई कैन ऑब्जर्व अ प्रॉब्लम हियर।
that is closing WIP. What happens कि अगर मैं 10,000 लीटर्स पे काम स्टार्ट करता हूं, say for instance I am not expecting any loss. I believe कि 10,000 का इनपुट है और 10,000 का ही आउटपुट आएगा. What happens कि मैं 8,000 यूनिट्स को कंप्लीट कर जाता हूं, लेकिन 2,000 यूनिट्स अभी 60% कंप्लीट ही होते हैं कि मंथ एंड हो जाता है. साथ WIP is work in process. Work in process is basically part completed goods. Manahel, not actually manufacturing account. If you mean to ask profit or loss of manufacturing account, तो नहीं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे बिल्कुल भी. And manufacturing account भी नहीं बना रहे. We are just producing process account, WIP stage only. Okay. अब प्रॉब्लम देखिएगा एंड थोड़ा मेरी एग्जांपल को थोड़ा एक्टिवली समझिएगा. से फॉर इंस्टेंस हम एक पार्टी होस्ट करते हैं. ठीक है, वी आर होस्टिंग अ पार्टी on a la carte basis. A la carte basis is the system against buffet system. Buffet system में हम रेस्टोरेंट को पर हेड पे करते हैं and that all depends on our guests कि वो कितना इसमें से फोड़ सकते हैं. Alternatively, we can choose an a la carte option कि हम अपनी मर्जी से चीजें मंगवाएंगे. जो जो चीजें हमें मेन्यू कार्ड से जितनी जितनी क्वांटिटी में चाहिए होगी हम उतनी उतनी ऑर्डर करते जाएंगे. So say for instance उस पार्टी में थ्री 100% इनवाइटेड थे. पार्टी स्टार्ट होती है, कुछ लोग आ जाते हैं, खाना खाते हैं, लिफाफा थमाते हैं, निकल जाते हैं. So what actually happens, इसमें से 240 गेस्ट्स हमारी पार्टी अटेंड करते हैं और अपनी मर्जी से निकल जाते हैं. Now what happens, fair, observe an issue now.
ठीक, सिचुएशन को समझना। हमने एक पार्टी होस्ट की है जिसमें हमने 300 इनवाइटीज रखे हुए हैं। पार्टी स्टार्ट होती है, 240 गेस्ट्स कंप्लीट पार्टी अटेंड करते हैं, वो प्रॉपर खाना खाते हैं, स्टार्टर लिया, मेन कोर्स लिया, डेजर्ट्स में कुछ लिया, आपसे मुलाकात की, लिफाफा दिया और चल दिए। So 240 guests, 800% of food they could. फिर बैच चल रही थी, एसओपीस की वजह से हम कम कम गेस्ट्स करके खिला रहे थे। हुआ ये कि 60 गेस्ट्स अभी खाना खा ही रहे थे। यूं समझ लें कि उन्होंने जब अभी 60% खाना मंगवाया था, अभी 60% उनका पेट भरा ही था कि मार पड़े अलार्म को, और वो अलार्म बज गया। दैट वाज फायर अलार्म। रेस्टोरेंट में फायर अलार्म बजर होता है और हमें सबको भगा देते हैं, कहते हैं कि बस अभी आपने वेन्यू खाली करना है। हम उन गेस्ट्स को खुदा हाफिज कर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम रेस्टोरेंट से हिसाब करते हैं तो वो हमें 3,03,600 303,600 रुपीज का हमसे बिल चार्ज करते हैं। मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप पर हेड का सिस्टम करते और बुफे में करते, आपको ज्यादा सस्ता पड़ता। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि इस आला कार्ड सिस्टम पे जब मैंने अपनी मर्जी से खाना मंगवाया है तो मुझे पर हेड कॉस्ट कितनी पड़ी है। एग्जैक्टली रबिया, वी आर एक्चुअली पेइंग फॉर व्हाट वी हैव कंज्यूम्ड। तो ये जो आपको 3,03,600 रुपए का बिल चार्ज हुआ है, ये वो खाने का बिल है जो आपने कंज्यूम किया है। तो जो आपके 240 गेस्ट्स हैं, वो तो वो कुछ कंज्यूम कर गए जो वो कर सकते थे, शायद उससे भी ज्यादा खा गए हों। बाकी जो 60 गेस्ट्स थे, उन्होंने अभी 60% खाना खाया था, जगह बना रहे थे मजीद खाने की, कि मजीद खाना क्या आता कि अलार्म आ गया, अब उनको भगा दिया यहां से। ऑब्वियसली हमें रेस्टोरेंट ने 3,03,600 रुपए का वो बिल चार्ज किया है जो हमने अब तक ऑर्डर किया था और हमने कंज्यूम किया था। क्या आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है टू कैलकुलेट कॉस्ट पर हेड? Number one, what if I divide the complete bill of 303,600 rupees by 300 persons? इज इट जस्टिफाइबल कि मैं अगर 3,03,600 रुपए के बिल को 300% से डिवाइड कर दूं? द आंसर यू आर टेलिंग इज 1,012। डू यू एग्री विद माई कैलकुलेशंस? नहीं, फेयर। रितेश सेइंग दैट दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। चले मैं इसको क्रॉस मारता हूं। Anyone else who agrees on this? Should I say that cost of feeding 300 persons was 3,03,600? Correct. Rabia says कि this is not fair because 300 persons ने खाना नहीं खाया, कंप्लीट खाना नहीं खाया। Fair. I also agree with this. चले ऑप्शन नंबर 2, तरीका यानी टेक्निक नंबर 2। There was a bill of 303,600 divided by
240 persons. So this is costing 1265 rupees, right? Okay, Hansa, 1265, fair. Do you agree with this system? Should I say कि मुझे हर पर्सन के ऊपर 1265 रुपए का खर्चा आया? Okay, Ravia doesn't agree on this again. Because point we are making is कि 60 बंदों ने खाने को हाथ भी ना लगाया होता, 60 बंदों को दावत पे आने से पहले ही अगर हम मना कर देते थे तो दिस वाज फेयर कि ये जो खर्चा था ये 240 बंदों ने ही किया होता. लेकिन क्योंकि 60 बंदों ने ना तो फुल पेट भर खाना खाया और ना ही कुछ चखा, ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं है, ना तो 0% है ना 100% है. They have at least consumed 60% food. So I'm crossing this as well. We believe this is wrong. What do you suggest? How should we calculate the cost per head? Manahal, you are saying 180% consumed 100% food. How come? 240 ने तो definitely full लिया है. 240 guests completed their food. Plus 60 guests could enjoy only 60% meal. रितेश, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बिल में बाइफिकेशन नहीं गिवन. हमारा जो बिल है वो 3,03,600 का है, क्योंकि रेस्टोरेंट ने सिंपली बंदे नहीं गिने. रेस्टोरेंट क्या करता गया कि हमने जितनी भी डिशेस ऑर्डर की तो डिश की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड. उन्होंने हमें बता दिया कि आज की आपकी तकरीब में, आज की आपकी दावत में 3,03,600 रुपए का खर्चा आया है. They are not sure. We don't have sufficient data कि पहले 240 बंदों ने कितना खाना खाया था और बाद के 60 बंदों ने कितना खाना खाया था. What would you suggest now? Fair. My technique. हम ये कह रहे हैं कि 240 guests ate how much? 100%. And how much food did 60% consume? They could only eat 60% of the food. अच्छा, अब मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 60 बंदों का 60% खाना खाना, यानी the amount of food that 60 guests have consumed, which is 60%, the amount of food that 60% of 60 guests could have consumed, अगर ये खाना हम 36 बंदों को देते तो उनका पेट भर जाता. ध्यान दें, 60 बंदों ने 60% खाना खाया, पेट किसी का भी नहीं भरा. लेकिन अगर ये 36 बंदे होते, 36 बंदे होते तो उनका पेट भर जाता. कॉन्सेप्ट समझे कि जितना खाना 60% खाना 60 गेस्ट्स ने खाया तो पेट किसी का भी नहीं भरा, सबका 40% रह गया. अगर ये खाना
हम देते ही 36 बंदों को थे तो उनका पेट भर जाता, यानी 60 बंदों ने 60% खाना खाया जो कि 36 बंदों के पेट भरने के बराबर था। तो हम देखें कि 276 गेस्ट्स ने पेट भर के खाना खा लिया। तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। रबिया, क्या हम इस पे कोई ऑब्जेक्शन रख सकते हैं? अगर कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 240 बंदों ने तो चले 100% खाना खाया, लेकिन 60 बंदों का 60% खाना खाना 36 बंदों के 100% खाने खाने के बराबर है। ठीक है, रिपीटिंग, 60 बंदों का 60% खाना खाना 36 बंदों के 100% खाना खाने के बराबर है। तो 60% ने जितना भी फूड कंज्यूम किया, ऑल्दो दिस कुड नॉट सेटिस्फाई देयर हंगर, लेकिन अगर ये खाना सिर्फ 36 बंदों को मिलता था तो उनकी तो हंगर सेटिस्फाई हो जाती थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे बाय 267। कॉस्ट कितनी है? 303,600 divided by 276 guests. How much is cost per head? 1100. Agreed? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकता है। Per head, per person, correct. Rabia, it's per person or per head? Makes no difference. Okay, so considering example, लेट्स से हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है दैट इज विथ 20,000 किलोग्राम्स और हर किलोग्राम हमें पड़ा है 400 रुपए का।
ओके, सो हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है दैट इज विद 20,000 किलोग्राम्स, और हर 1 किलोग्राम हमें पड़ा है 400 के हिसाब से। इस महीने लेबर के हमने 3,000 घंटे रिकॉर्ड किए हैं। लेबर को 800 रुपए के हिसाब से दिया जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड को 1200 रुपए पर आवर के हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाता है। नॉर्मल लॉस 3% है। तो लेट्स कैलकुलेट इनपुट आउटपुट। ओके, सबसे पहले आ गया इनपुट पे। हमने प्रोसेस में इनपुट कितना किया है? 20,000 kilograms. We knew this well कि 3% of input is normally lost. ठीक है मनायल, मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, नेक्स्ट इज के 20,000 kilograms का 3% was expected to be lost. 600, okay. So we are expecting a good output of 19,400 kgs. अच्छा, आप में से अगर कोई ग्रुप में स्टूडेंट्स को गाइड कर सके, बिकॉज मेरी जूम मीटिंग के लिए उसको साइन इन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको फेसबुक के थ्रू साइन इन कर सकते हैं या फिर आपको साइन अप करना पड़ेगा यूजिंग योर जीमेल और याहू एनी ईमेल एड्रेस, बिकॉज ऐसे अनऑथराइज्ड स्टूडेंट्स अटेंड कर लेते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द ईमेल। तो लिमिट लगाई हुई है कि जो जूम पे साइन इन या साइन अप नहीं करेगा वो मेरी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकेगा। तो अगर मैं गाइड करने जाऊंगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, अगर आप में से कोई काइंडली उनको गाइड कर सके। Fair. अब हम आते हैं आउटपुट पे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग आउटपुट ऑफ 19,400 लीटर्स। आउटपुट में एक तो finished goods है, like I have shown by end of month 17,000 kgs were 100% complete. और आगे लिखा है कि 2,400 liters were still in process. इसको हम कहेंगे this is closing work in process, यानी हमारा मंथ एंड हो गया है, लेकिन 2,400 लीटर्स में हमारा काम अभी भी चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे इनपुट और आउटपुट में कोई डिफरेंस है क्या। अगर है तो वो बनेगा एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन।
तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट दोनों बैलेंस्ड है. We were expecting an output of 19,400 liters और प्रोसेस में हम ट्रेस कर सकते हैं कि 17,000 कंप्लीट हुआ, 2,400 पे अभी भी काम चल रहा है. सही है. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें. फिर अब हमें देखना है कि हमारे प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, लेकिन अब हम तकसीम बराबर से नहीं कर सकते. यूं समझ लें कि हम हमारी दावत में 20,000 लोग आने थे, जिसमें से 600 लोग इवेंट प्लानिंग के, म्यूजिक सिस्टम के और सपोर्ट स्टाफ के थे. तो रेस्टोरेंट को हमने कहा हुआ था कि भाई इनका खाना आप फ्री में देंगे. सही है, मेरी बात समझ रहे हैं कि हम 20,000 लोगों की दावत कर रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से हमारा एग्री हो चुका है कि 600 बंदा क्योंकि सपोर्ट के लिए है, वो एक इको साउंड का है, डीजे का है, वो इवेंट प्लानिंग का है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो उनका खाना रेस्टोरेंट फ्री में करेगा. बाकी 19,400 हमारा एक्सपेक्टेड फुटफॉल है कि इतने लोगों को हमने खाना खिलाना है और उसका खर्चा हम ही ने भरना है. लेकिन मटेरियल का जो आपने खर्चा किया है, देखिए मटेरियल का खर्चा कितना है. $20,000 multiplied by 400. फिर हमने 8 मिलियन का खर्चा इस महीने मटेरियल के ऊपर किया है. नेक्स्ट इज लेबर. लेबर के कितने आवर्स रिकॉर्ड हुए हैं? 3,000 आवर्स रिकॉर्ड हुए हैं. एंड लेबर इज पेड 800 रुपीज पर आवर. तो इस महीने 24 लाख रुपए का खर्चा लेबर का हुआ है. नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड. उसकी कॉस्ट है 1,200 रुपए पर आवर. आवर्स कितने रिकॉर्ड हुए हैं? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1,200. तो इस महीने 36 लाख रुपए का खर्चा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स पे हुआ है. अब सवाल ये उठता है कि ये खर्चा हमें डिवाइड कितने यूनिट से करना चाहिए. हमारा एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट है 19,400 लीटर्स, किलोग्राम्स. लेकिन अगर इस कॉस्ट को मैं 19,400 से डिवाइड करता हूं, तो आप ये समझते हैं कि पूरे के पूरे 19,400 लीटर्स ने, किलोग्राम्स ने अपना मटेरियल पूरा उठा लिया है. लेबर भी उन पे पूरी लग चुकी है और फैक्ट्री ओवरहेड भी उन पे पूरा लग चुका है. जबकि ऐसा गेम नहीं है. हाँ, मैंने यहां पे एक बात लिखी है कि मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस.
यानी 17,000 लीटर्स पे भी मटेरियल कितना लग चुका होगा? उनसे आते हैं, एक एक स्टेप करके अब चलते हैं, देखते हैं कि आपका आंसर ठीक निकलता है या नहीं निकलता। पहला, हमने 17,000 किलोग्राम्स को 100% मुकम्मल कर लिया है, तो इस पे हम मटेरियल कितना परसेंट लगा चुके होंगे? क्या इन पे जितना मटेरियल लगना था वो लग चुका, या मजीद इस पे कोई मटेरियल लगना होगा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 17,000 लीटर्स फिनिश्ड हैं, तो फिनिश्ड हैं का मकसद इन पे मटेरियल 100% लग चुका है। इन पे लेबर ने कितना परसेंट काम कर लिया होगा? 17,000 किलोग्राम्स पे लेबर ने कितना फीसद काम कर लिया होगा? जब आप ये कह रहे हैं कि ये फिनिश्ड गुड्स हैं, तो इसका मकसद इन पे मटेरियल भी पूरा लग चुका है और लेबर भी पूरा लग चुका है। इन पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग चुका होगा? अगेन, जब आप ये कह रहे हैं कि ये फिनिश्ड है, तो इसका मकसद इन पे फैक्ट्री का काम भी कंप्लीट हो चुका होगा। बाकी आते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में अभी कितने यूनिट्स पाइपलाइन में है? 2400। सवाल, इन पे मटेरियल कितना फीसद लग चुका होगा? करेक्ट। तो क्योंकि हम मटेरियल प्रोसेस की शुरुआत में ही लगा देते हैं, तो इन 2400 यूनिट्स पे मटेरियल तो पूरा लग चुका होगा। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पर्सपेक्टिव से ये कितना मुकम्मल है? हमने लिखा था कि लेबर की मुनासबत से इन 2400 यूनिट्स पे 75% काम हुआ है। ठीक है, लेबर की मुनासबत से, लेबर के पर्सपेक्टिव से अभी इन पे 75% काम हुआ है। तो क्या इन 2400 किलोग्राम्स पे जितना लेबर लगना था लग चुका? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने लिखा है कि हमने अभी इस पे 75% काम किया है। तो हम ये लिखेंगे कि 2400 यूनिट्स पे 75% काम करना, ठीक है, 2400 यूनिट्स पे 75% काम करना 1800 यूनिट्स पे 100% काम करने के बराबर है। यानी जितना टाइम हमने 2400 लीटर्स को, 2400 यूनिट्स को 75% कंप्लीट करने में लगाया था, अगर कि ये टाइम हम 1800 यूनिट्स को देते थे, तो वो अब तक कंप्लीट भी हो चुके होते। सही है, कॉन्सेप्ट आ गया
कि 2400 बंदों का 75% खाना खाना 1800 बंदों के पेट भरने के बराबर है। 2400 यूनिट्स पे 75% टाइम लगाना 1800 यूनिट्स पे 100% टाइम लगाने के बराबर है। अच्छा, इसी तरीके से मैं पूछता हूं कि क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना काम मुकम्मल कर दिया है? तो क्वेश्चन वाजे क्या कर रहा है कि हमने 60% काम किया है, यानी फैक्ट्री की मद में हमने इस पे अभी 60% काम किया है। हेंस व्हाट अजम्पशन वी आर एस्टेब्लिशिंग कि 2400 यूनिट्स पे 60% काम करना फोर्टीन 40 यूनिट्स पे 100% काम करने के बराबर है। ऐसा किसी को कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। 1800 यूनिट्स पे, सॉरी 2400 यूनिट्स पे 60% टाइम लगाना 1440 यूनिट्स पे 100% टाइम लगाने के बराबर है। खर्चा हम तकसीम किस किस को करेंगे? एक तो फिनिश गुड्स को खर्चा देंगे, दूसरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को देंगे, तीसरा एबनॉर्मल लॉस को देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। खान साहब, हमने क्या रखा है कि हमने 2400 लीटर्स जो कि हमारे अभी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है, यानी जिन पे हमारा अभी काम चल रहा है, तो 2400 यूनिट्स पे हमने लगाया है 75% टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए कि 1 किलोग्राम को प्रोसेस करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना कि अगर 1 यूनिट को प्रोसेस करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 3600 घंटों में कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? एनीवन? अगर 1 यूनिट को प्रोसेस करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 3600 घंटों में कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं? करेक्ट, आप लोगों ने आंसर दिया 1800 यूनिट्स। लेकिन मैंने ये 3600 घंटे 1800 यूनिट्स पे नहीं लगाए हैं, ध्यान देना है। मैंने क्या किया है, मैंने 2400 यूनिट्स पे अभी 3600 घंटे लगाए हैं। तो क्या ये 2400 यूनिट्स मुकम्मल हो चुके होंगे? अगर हर यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, तो क्या 3600 घंटों में 3600 आवर्स में 2400 यूनिट्स 2400 यूनिट्स कंप्लीट हो सकते हैं? नहीं।
तो 2400 यूनिट्स को मुकम्मल करने में कितना टाइम चाहिए? चौबीस सौ यूनिट्स को मुकम्मल करने में टाइम चाहिए, आप लोगों ने बताया मुझे 4800 घंटे। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 3600 घंटे लगाए हैं अब तक, आउट ऑफ 4800 घंटे जो लगने हैं, तो मैंने कितना फीसद काम कर लिया है? मुझे लगाने हैं 4800 घंटे, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ 3600 घंटे लगाए हैं, तो मैं 75% काम कर चुका हूं। अगर ये 3600 घंटे आप 2400 यूनिट्स पे ना लगाते, बल्कि 1800 यूनिट्स पे लगाते, तो वो तो पास आउट हो जाते। समझ रहे मेरी बात? कि आपने 3600 घंटे लगाए तो हैं, लेकिन 2400 यूनिट्स पे लगाए हैं, तो 2400 में से एक भी यूनिट 100% मुकम्मल ना हो सका। क्या हुई होता कि अगर ये 3600 घंटे आप 1800 यूनिट्स पे लगाते थे, काश, तो सबके सब पास आउट हो जाते। तो हम कॉन्सेप्ट क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि 2400 यूनिट्स पे 75% काम करना, 2400 यूनिट्स पे 3600 घंटे लगाना, 1800 यूनिट्स पे 100% घंटे लगाने के बराबर है। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश हुआ? किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर ले प्लीज। मैं ये कह रहा था कि हमने 2400 लेटर्स पे काम स्टार्ट किया। हमें पता है कि एक यूनिट को 100% मुकम्मल करने के लिए यू नीड 2 आवर्स। एक यूनिट को 100% मुकम्मल करने के लिए यू नीड 2 आवर्स। तो आपने काम शुरू किया है 2400 लीटर्स पे। अगर हर एक यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, तो 4800 घंटे में, 4800 आवर्स में ये यूनिट्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने 4800 यूनिट्स पे, सॉरी, आपने 2400 यूनिट्स पे काम तो किया है, लेकिन अब तक आपने टाइम लगाया है 3600 घंटे। तो क्या 3600 आवर्स में 2400 यूनिट्स 100% मुकम्मल हो जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, उसके लिए तो 4800 आवर्स चाहिए, आपने तो सिर्फ 3600 आवर्स लगाए हैं। तो मैं कहता हूं कि क्या ही होता अगर ये 3600 घंटे में 1800 यूनिट्स पे लगाता तो मैंने अगर 20 स्टूडेंट्स पे 100% मेहनत की, तो 20 बच्चों को अगर मैंने 100 घंटे पढ़ाया, हर बच्चे ने मार्क्स लिए 70, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये घंटे 14 स्टूडेंट्स पे लगाता तो वो 100 मार्क्स ले लेते थे। मैं अपनी एफर्ट को
डिवाइड कर रहा हूं उस तरीके से कि अगर मैंने 1800 यूनिट्स पे ये 3600 घंटे लगाए होते तो ये आज तक मुकम्मल भी हो चुके होते। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। क्लियर हो गया? फिर तो इस महीने हमने मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स पे काम किया है? मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 19,400 किलोग्राम्स मुकम्मल कर लेने चाहिए थे। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 17,000 तो मुकम्मल किए हैं, बाकी 2400 पे 75% काम किया है। यानी अगर ये टाइम आप 18,800 यूनिट्स पे लगाते थे तो ये 18,800 ही यूनिट्स मुकम्मल हो जाते। इसी तरीके से आपने 17,000 घंटे पे यूनिट्स पे भी काम किया है और 2400 यूनिट्स पे 60% काम किया है। अगर आप 18,440 यूनिट्स पे काम करते थे तो आज ये मुकम्मल ही हो जाते। अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली ईपीयू। प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट यानी बराबर। तो 2400 यूनिट्स मुकम्मल नहीं हुए हैं, 1800 यूनिट्स मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन हमने बात क्या की कि 2400 यूनिट्स पे 75% टाइम लगाना 1800 यूनिट्स पे 100% टाइम लगने के बराबर है। तो इसको हमने नाम दिया इक्विवेलेंट। नाउ वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर ईपीयू। मटेरियल का खर्चा कितना है? 80 लाख रुपए। और आपने ये 80 लाख रुपए का खर्चा कितने यूनिट्स को मुकम्मल करने? ओके, तो हमने 8 मिलियन का खर्चा किया है 19,400 यूनिट्स को मुकम्मल करने में। हंसा 1440 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि हमने 2400 यूनिट्स पे 60% काम किया है, तो 2400 पे 60% काम करना 1440 यूनिट्स पे 100% काम करने के बराबर है। ठीक है, रीडिंग दिस 2400 यूनिट्स पे 60% टाइम लगाना 1440 यूनिट्स पे 100% टाइम लगाने के बराबर है। ओके, सो हाउ मच इज मटेरियल कॉस्ट पर ईपीयू? 80 लाख रुपए में 19,400 यूनिट्स। तो 80 lakh rupees यानी 8 million divided by 19,400, this is costing 412.37.
ठीक है, साथ ने बताया 412.37. This is cost of material per unit processed. We'll calculate the same for labor cost. Labor cost is 2,400,000, and this has been incurred to process 18,800 liters. So it's 127.66. Fair. Lastly, हमने 36 लाख रुपए का खर्चा किया है on conversion, on factory overheads to complete 18,440 liters या kilograms. Manal says it's 150, 195.2. It's 23. Okay, 195. 23. That means कि अगर एक यूनिट को हम मुकम्मल करते थे तो हमारा खर्चा कितना आएगा? इन तीनों को प्लस करें कि अगर एक यूनिट को हम 100% कंप्लीट करते हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा? Manal says and Sat says it's 735.26. Fair. 736, 737, sorry, 735.26. अच्छा, अब ये आ गई हमारी कॉस्ट पर यूनिट. चार्ज किस किस को करेंगे? एक हमारे पास है फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स कितने हैं? 17,000. ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कंप्लीट है? 100%. ये लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कंप्लीट है? 100%. ये फैक्ट्री ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कंप्लीट है? 100%. तो ये हमारा कंप्लीटेड यूनिट है और ऊपर हमने कैलकुलेट किया है कि एक यूनिट को कंप्लीट करने में हमारी कॉस्ट आती है 735.26. तो हमारे प्रोसेस की अगर कॉस्ट 735.26 है तो 17,000 यूनिट्स को मुकम्मल करने में साथ के मुताबिक 12,499,420 का खर्चा आया होगा. 12,499,420. ये बनेगी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स.
दूसरा हम खर्चा चार्ज करेंगे क्लोजिंग WIP को। क्लोजिंग WIP को 100% खर्चा दे देना तो सुटेबल नहीं लगता, जस्टिफाइबल नहीं लग सकता, क्योंकि वो 100% मुकम्मल नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम क्लोजिंग WIP की कॉस्ट देखें कैसे कैलकुलेट करें। कितने यूनिट से क्लोजिंग WIP में? 2400। इन पे मटेरियल कितना लग चुका है? 100%, यानी 2400 यूनिट्स पे 2400 यूनिट्स के बराबर ही मटेरियल लग चुका है, और मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है 412.37। प्लस इन 2400 यूनिट्स पे लेबर लग चुका है 75%, और 2400 यूनिट्स पे 75% लेबर लगना 1800 यूनिट्स पे 100% लेबर लगने के बराबर था। यानी हमने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1800 यूनिट्स मुकम्मल किए, और हर यूनिट को मुकम्मल करने का खर्चा 127.66 है। प्लस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 2400 यूनिट्स पे 60% टाइम लगाया है, जो कि 1440 लीटर्स को कंप्लीट करने के बराबर है। और इसको कंप्लीट करने की कॉस्ट है 195.23। कैलकुलेट करें क्लोजिंग WIP की वैल्यू क्या है। 7 के मुताबिक इट इज 4,819,517। ठीक हो गया। सो नॉट एन इश्यू साथ। सो द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इज 12,499,420 and the value of closing WIP is 1,500,607. Let's prepare process account. Quantity and rupees. Quantity and rupees. Direct material. कितने kgs इनपुट किए प्रोसेस में? 20,000, कॉस्टिंग 8 million। तो हमने डेबिट पे दिया रॉ मटेरियल 20,000 kgs for 8 million rupees. Next is direct labor and factory overheads. डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 24 लाख। And factory overhead is 36 लाख। क्रेडिट में हम रखेंगे नॉर्मल लॉस, finished goods, closing WIP, and
abnormal loss if there was any. Normal loss के कितने units थे? We were mentally ready for 600 units to be vested. और इसकी नॉर्मल लॉस की वैल्यू कुछ भी नहीं है. फिनिश हम कर चुके हैं 17,000 लीटर्स को, एंड अभी वर्क इन प्रोसेस में 2400 लीटर्स हैं. फिनिश गुड्स की वैल्यू हमने क्या रखी? 12,499,420. $12,499,420. और क्लोजिंग WIP की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इट्स 1,500,607. टोटल बोथ साइड. Rabia, this is total of debit side 14 million. Fair. Credit side, please. रितेश, इन दिस क्वेश्चन हमने नॉर्मल लॉस की कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं ली है. मतलब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं थी ना. हमने लिखा था नॉर्मल लॉस इज 3% ऑफ इनपुट, और उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखी हुई. अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती तो हम वो रखते हैं, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को हम कभी भी कॉस्ट चार्ज नहीं करते. Okay, what's total of credit side in rupees? $14,027,000. Okay. तो ऑब्वियसली हमारा जो 27 रुपीज का डिफरेंस है, that is round up difference. बाकी you can observe the question has been completed. Okay, there you go. There's the complete question. ब्लेंडिंग प्रोसेस है, हमने 8,400 लीटर से प्रोसेस स्टार्ट किया है. इनपुट का 2% एवेपोरेट हो जाता है. आउटपुट आपको दिया गया है, क्लोजिंग WIP दिया गया है, नॉर्मल ऑफ स्क्रैप वैल्यू गिवन है. तो पहला टास्क आप लोगों के पास है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. एक तो आप इनपुट आउटपुट बनाएंगे तो चेक हाउ मच इज एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, प्लस आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनानी है. किसी को भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं. ओके, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. मैं क्विकली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं. आप वेरीफाई कर लीजिएगा जिस जिसने किया है. we'll check input output first.
प्रोसेस में हमने इनपुट किए हैं कितने केजीज? 8,400. How much is normal? 168. Fair. The expected good output, therefore, 8,232. आउटपुट की तरफ देखते हैं. तो वी हैव कॉस्ट फिनिश गुड्स कितने कंप्लीट हुए? 7732. एबनॉर्मल लॉस कोई नहीं है. बिकॉज क्लोजिंग WIP 500 यूनिट्स पे अभी भी काम चल रहा है. डिफरेंस देखेंगे तो कुछ भी नहीं है. दैट इज एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ. जरा आते हैं EPU पे. तो हमारे खर्चे की कैटेगरीज में एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक है कॉस्ट ऑफ लेबर और तीसरी है कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 8,400 मल्टीप्लाई बाय 164. So 1,300,000 77,600. Fine. How much is cost of labor? Is 2,667,000. $296. Fair. And the factory overhead is 3,490,000. 080. Equivalent production units. एक हम इसमें रखेंगे फिनिश गुड. कितने यूनिट्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं? 7,732. मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है. लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है. फैक्ट्री ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 100% कंप्लीट है. Then we have got closing WIP जो कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है. लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 80 एंड देन 40.
80% लेबर एंड 40% फैक्ट्री ओवरहेड। तो 500 यूनिट्स का 80% लेबर टाइम 400 यूनिट्स के 100% इक्विवेलेंट है। Fair, and 40% is equivalent to 200. एबनॉर्मल लॉस है नहीं। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंस कितनी बन गई? कितना? 8232। ठीक है। लेबर 7932। सॉरी, लेबर इज 8132 and factory overhead is 7932. Now let's calculate the cost per EPU. अब आप देख सकते हैं मैंने आपको स्क्रैप वैल्यू दी है नॉर्मल लॉस की। हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को प्रोसेस कॉस्ट में से माइनस करते हैं, या इस केस में हम माइनस करेंगे इसको मटेरियल में से। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितनी दी है मैंने? 145740। तो कॉस्ट में से हम माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, देन वील डिवाइड दिस बाय EPU of raw material. It's 8232. ये याद रखेंगे कि वैसे हम प्रोसेस कॉस्ट में से फॉरन माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, लेकिन जब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाएंगे तो मटेरियल की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस। बाकी मिनाहिल आपने मुझे बताया है इट्स 328 फॉर लेबर and 400 for factory overhead, or would be cost per unit of material. रितेश, वैसे हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रखते बिटवीन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम स्क्रैप वैल्यू एक टोटल अमाउंट में से ही माइनस कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें किसी एक में से माइनस करनी है, तो हम उसको ऑल्टर करते हैं फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू ऑफ फ्रॉम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। किसी एक में से वो करनी है, तो इस वजह से हम उसको रॉ मटेरियल में से ऑल्टर करते हैं। हंसा, दैट इज कॉस्ट पर ईपीयू। आपने क्या करना है, जो लेबर की कॉस्ट है 2,667,000, 296, इसको आप डिवाइड करेंगे लेबर के ईपीयू से। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, so this is cost per EPU. How much would be cost of completed unit? तीनों कॉस्ट को प्लस कर दे तो यस बना है। फैक्ट्री ओवर की 440 है। हाँ ठीक है, 440 ओके। साथ अब टोटल करिएगा, इट्स 440। 917.65। ठीक हो गया। अब हम आते हैं वैल्यूएशन पे। एक हमने वैल्यू रखी है फॉर फिनिश गुड्स। मुकम्मल हमने कितने कर दिए, 7732। एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच यूनिट इज 917.65। What's value of finished goods? 7,95,270। ठीक है, 7,000,000 270। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट क्लोजिंग WIP। तो वो 500 यूनिट्स मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% मुकम्मल है, प्लस लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 400 यूनिट्स के बराबर मुकम्मल है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से 200 यूनिट्स मुकम्मल है, इक्विवेलेंट टू। Managal says it's 2,94,025। Please verify।
ठीक है, 2,94,025 and we have got no abnormal losses or gains. Blending process. quickly रखते जाते हैं. So initially there was raw material. कितने kgs of raw material थे? 8,200, 8,400, and its value was 1377600. Direct labor, and factory overheads adds no value to output. $2,667,296 and 3,490 080. क्रेडिट साइड पे एक आ गया हमारा नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आपने मुझे बताए थे 168. रितेश, इस केस में इसकी स्क्रैप वैल्यू है 145, 400, 740. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में इसकी स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल भी नहीं थी. देन फिनिश गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं 7732, जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 7,95,270. Lastly, there is abnormal loss of 500. Sorry, not abnormal loss. My mistake. Closing WIP of 500 units, valued at 2,94,025. Total करें quickly. Debit side Sal says it's 7 million. 534,976. ठीक है. Credit please. Okay, it's 7 million. 535,000. 035. तो करीबन 59 रुपीस का डिफरेंस है, राउंड अप. ठीक है. सो वी आर डन विद दिस. किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं.
बाकी इसकी रिकॉर्डिंग जिन जिन को इंटरनेट ट्रबल हुई है या वॉइस ट्रबल हुई है या लेट ज्वाइनिंग हुई है, उनको मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द अटेंडेंस नाउ प्लीज।